क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले फिजिक्स के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। ओके जी, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एक कूलम आवेश बराबर होता है। अब आपको बताना है कि एक कूलम आवेश बराबर रख लो, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में होगा और सारा ये जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सारा का सारा बोर्ड लेवल का होगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, यदि किसी अल्प क्षेत्र डीए तथा विद्युतीय तीव्रता ई अभिलंब हो तब उस क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। सर फाई बराबर हम सर ई इंटू डी ए कोस थीटा होता है, ये फॉर्मूला है तो याद रखना तो पड़ेगा ना भाई। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, डेबाई किसका मात्रक होता है। यानी कि डेबाई जो एक मात्रक होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए एक और फॉर्मूला होता है, P बराबर क्या होता है, Q इंटू एल होता है। चार्ज का कूलम हुआ, लंबाई का मीटर हुआ। यानी कि बच्चों एक चीज याद रखना है, डेबाई जो मात्रक होता है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलम इंटू मीटर भी मात्रक होता है। ये दोनों को याद रखो क्योंकि ये दोनों में से कोई एग्जाम में आ सकता है। चलो फोर्थ नंबर सवाल देखिए, सारे बच्चे आंसर को लगाते चलना भाई, और जितने भी बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हो क्लास को लाइक करते चलना। बच्चों अगर क्लास को लाइक कर देते ना भाई एकदम पढ़ाने में बहुत मजा आ जाता है, इसलिए सभी बच्चे क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। देखिए फोर्थ नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, ये तो सर सबको पता है, लेकिन यह किसके बराबर होता है। तो V बराबर क्या पर सर W अपॉन Q होता है। यहां से निकालते तो वाट का जूल हुआ और चार्ज का कूलम हुआ। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। किस ऑप्शन में ये वाला दिया गया भाई, लगा दो ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल पर कूलम होता है। याद रखना विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर सवाल है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। जब कोई भी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो सीधे रूप से बढ़ता है। अगर धनावेशित हो तो इसका द्रव्यमान घटता है, ये याद रखोगे आप लोग। चलो 6 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, क्या 6 नंबर सवाल है, कूलम्ब बल कैसा बल होता है। सर ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हमें पता है कूलम्ब बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल, सारे प्रश्नों का आंसर को लगाते चलोगे बच्चों। देखो निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, बता दो ना भाई मेरे। अदिश राशि यानी कि यहां पूछा गया स्केलर क्वांटिटी कौन सा होता है, धारिता अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है। इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बच्चों, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 8 नंबर सवाल है, दो आवेशों की बीच की दूरी दो गुनी कर देने पर बीच का बल क्या होगा, ये बताओ आप लोग जल्दी जल्दी से 8 नंबर सवाल का जवाब। और आप लगाओगे सर ये चौथाई हो जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है और ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो ये तुल्य धारिता क्या होगा इसका, ये जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। बहुत अच्छे आप लगा रहे सर C/2 होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो बता दो वायु के स्थान पर किसी परावैद्युत पदार्थ को रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बता दो बच्चा पार्टी, हम जानना चाहते हैं कि क्या आंसर इसका सही लगाओगे आप लोग। 10 नंबर सवाल का जवाब आप क्या लगा रहे हो, सर बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल है, टेफ्लॉन का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, जल्दी से बता दो। पहले तो आप लोगों ने पढ़ा सर पानी का 80 होता है, अब हमें टेफ्लॉन का पूछा गया तो इसका क्या होगा सर, इसका करेक्ट आंसर 2.1 होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल का जवाब बता दो, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, विद्युत धारिता को सी के द्वारा डिनोट करते हैं, इसका मात्रक जो होता है सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा में भी होता है। अगर यहां से निकालते हो ना भाई, चार्ज का क्या होता है एटी वीमा होता है, अब बटा में वोल्ट का क्या होता है, जल्दी जल्दी से बता दो सर। वोल्ट का जो होता है वो हमारा होता है ml2 होता है, T इनवर्स 3 और A इनवर्स होता है। ये विद्युत विभव
विभव का होता है, याद रखोगे आप लोग। अगर इसको ऊपर ले गए ना बच्चा पार्टी, m प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, l प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा सर। उसके बाद t माइनस में ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि t 3 को ये हो जाएगा 1 4, यानी कि 4 हो जाएगा। a कितना, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस, और प्लस वाला 1 है यानी कि a 2 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन किस में दिखाई देगा बच्चा पार्टी, लगा दो कौन सा होगा, m इनवर्स l इनवर्स 2 t4 a2 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है, ताप बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, इसका मतलब वो कौन सा होगा, तो वो हमारा अर्धचालक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। फ्यूज का जो तार होता है वो किस पदार्थ से निर्मित होता है, उसका नाम होता है लेड टिन मिश्र धातु। बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहे हो ना भाई, ऐसा ही एग्जाम में प्रश्न आता है, कहीं से बाहर से बंगाल से बन के नहीं आता है। बस आपको जितना कराया जा रहा है उतना को रिपीट तो करते चलो भाई। और बच्चों हमारे द्वारा तैयार अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स नहीं लिए हो तो सवाल है आपके सामने बता दो। 15 नंबर सवाल है, एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अगर आदर्श एमीटर होता तो शून्य लगाते, आदर्श वोल्ट मीटर होता तो अनंत लगाते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एमीटर दिया गया, जो कि करेक्ट आंसर बहुत कम होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या ताप वैद्युत युग्म किस सिद्धांत पर आधारित है। ताप वैद्युत युग्म जो आधारित होता है वो आधारित होता है सीबेक के प्रभाव पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 17 नंबर सवाल आपके सामने है, विद्युत वाहक बल की विमा क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो डायमेंशन पूछा गया आप लोगों से, ये बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। ये होता है ml2 t इनवर्स 3 I इनवर्स, यानी कि बच्चों विद्युत विभव का जो होता है वो इसका भी होता है, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा है V बराबर क्या पढ़ा है, W/Q पढ़ा है। तो ये वाट का ये कार्य का क्या होता है, हमारा कार्य का जो होता है ml2 और t इनवर्स 2 होता है। यहां से अगर AT निकालते हो तो AT आपका निकल जाएगा। यहां से अगर ऊपर ले जाते हो तो ml2 हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये है तो ऊपर में जाएगा तो माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के 3 हो जाएगा और बटा में A इनवर्स हो जाएगा। यही वाला तो है, देखो ना किस ऑप्शन में दिया गया। अब बोलोगे सर यहाँ पे A इनवर्स है, यहाँ पे I इनवर्स है। भाई मेरे धारा का एम्पियर होता है, यहाँ पे धारा को लिखा गया है और यहाँ को एम्पियर, तो बात तो बराबर ही हुआ ना। तो करेक्ट आंसर डी लगा लोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते, चला भूल जाते हो आप लोग क्लास को लाइक करने के लिए। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है उसका नाम होता है प्रतिरोध। क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है, और इसका मात्रक जो होता है बच्चों वो ओम हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या 19 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है। किसी भी चालक में विद्युत धारा के जो प्रवाह का कारण होता है वो विद्युतीय विभव में अंतर है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता दो, चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग होता है कौन सा नियम ऐसा है भाई, जल्दी से बता दो। वो नियम होता है किरचॉफ का नियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ये भी याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है आप लोगों से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 21 नंबर सवाल है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है कौन सा। अगर त्वरित आवेश की बात करें बच्चों तो वो होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 22 नंबर सवाल, शंट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राहिता क्या होती है। शंट के प्रयोग में धारा मापी की जो सुग्राहिता होती है वो सीधे रूप से बढ़ती है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बताओगे क्या बच्चा पार्टी। 23 नंबर सवाल है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है सर, जल्दी से बता दो ना। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताओ। 23 का करेक्ट आंसर ये हमारा टेस्ला होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है बच्चों, बी इंटू ए फॉर्मूला होता है। बी इंटू ए यहां से अगर करते हो तो ये बी क्या है सर, चुंबकीय क्षेत्र, जिसका की मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बचा कौन सा बचा भाई, वेबर बचा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो एक टेस्ला बराबर क्या होता है। टेस्ला बराबर क्या होगा भाई, जल्दी से बता दो।
1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस के बराबर है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल आपके सामने है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, हेनरी किसका मात्रक होता है? सर हेनरी जो मात्रक होता है ये प्रेरकत्व का या फिर स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन क्या होता है? ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व घटता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है आपके सामने 29 नंबर सवाल है, किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होता है? किसी भी परिनालिका के अंदर, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके अंदर चुंबकन का जो मान होता है ये बताओ जल्दी जल्दी से फटाफट से बच्चों। ये समरूप होता है, बराबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 29 का क्या लगा रहे हो? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर सवाल है, ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है जो क्या करती है? ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है जो एसी वोल्टता को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो और ये प्रश्न बहुत याद रखोगे आप लोग। अगला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या शक्ति गुणांक का न्यूनतम मान तथा अधिकतम मान कितना होता है? अगर बच्चों न्यूनतम मान की बात करें तो न्यूनतम मान हमारा 0 होता है और अधिकतम 1 होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 33 नंबर सवाल है, ट्रांसफॉर्मर के क्रोड को परतदार रखा जाता है किसको रोकने के लिए? तो आपको याद रखना है उसमें भंवर धारा जो प्रवाहित होती है, भंवर धारा के कारण उष्मा के क्षय को रोकने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है? अरे भाई विद्युत धारा हो या फिर विस्थापन धारा हो, दोनों का मात्रक हमारा एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों? एम्पियर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा होता है? अगर विद्युत चुंबकीय तरंग पूछे तो अनुप्रस्थ होता है, जबकि अगर ध्वनि तरंग पूछे तो अनुदैर्ध्य होता है। दोनों को याद रख लो बच्चों, कोई तो आएगा जरूर एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल का जवाब बता दो, एक पिको फैराड बराबर क्या होता है? ऐसे फैराड आए, पिको फैराड आए, माइक्रो फैराड आए, सब ये धारिता का मात्रक होता है बच्चों। अब 35 का करेक्ट आंसर बता दो। अगर बच्चों पूछे 1 माइक्रो फैराड बराबर क्या होता है, आप लगाओगे 10⁻⁻6 फैराड होता है। अगर 1 पिको फैराड बराबर पूछे तो वो होता है 10⁻⁻12 फैराड होता है। अब देखो किस ऑप्शन में कैसा वाला पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? पिको फैराड यानी कि पीएफ पूछा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल का जवाब बता दो, धारितीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? कोई भी प्रतिघात हो, प्रतिबाधा हो, प्रतिरोध हो, धारितीय प्रतिघात हो, सबका ओम हो जाता है बच्चों। 36 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है आपके सामने, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? नमन कोण का मान विषुवत रेखा की ओर जा रहा है भाई, घटेगा। और क्योंकि आपको पता होगा विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है आपके सामने, बताओगे चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकन लंबाई जो होती है चुंबकीय लंबाई Lm के बीच क्या संबंध होता है? ये बताओ। Lm बराबर 5/6 Lg होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या लोहा कैसा होता है? लोहा लौह चुंबकीय होता है। कैसा होता है बच्चों? लौह चुंबकीय होता है। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं? शैथिल्यता को प्रदर्शित करने वाले पदार्थ का नाम है लौह चुंबकीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ बच्चों? लौह चुंबकीय पदार्थ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हमारा अनुचुंबकीय में कन्वर्ट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित होता है? ये भाई कौन सा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कभी कभी ऐसे TIR करके भी लिखा रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, आप बताओगे अगला नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओगे आप लोग? ये रहा आपके सामने, -1.5 डायोप्टर एवं 2.5 डायोप्टर की क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, इसके समायोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। 42 नंबर सवाल आपके सामने है, फटाफट से बच्चा पार्टी।
ओके, दो डायप्रेशर, एक को P1 मान लेते हैं ना, तो P1 बराबर क्या होगा, एक को हम P1 मानते हैं तो P1 बराबर अगर लिखते हैं तो P बराबर क्या होता है, P बराबर फॉर्मूला होता है P1 प्लस में P2 होता है। P1 कितना दिया गया, माइनस का 1.5 दिया गया है और प्लस में P2 2.5 दिया गया है। अगर इसमें से घटाते हो तो भाई कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। किसमें दिया गया, क्योंकि सर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन याद रखना बच्चों, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ पे समायोजन की फोकस दूरी पूछा गया ना बच्चा पार्टी, यहाँ से अगर निकालते हो, ये हमारा 1 करना है तो 1 मीटर में निकालना है, अगर सेंटीमीटर होता तो 100 वाला से भागा दे देते। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, 43 नंबर सवाल है। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। गोलीय दर्पण, इसको पानी में डुबाया जा रहा है, इसकी फोकस दूरी अचर रहती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो कितना हुआ, 2 हुआ, करेक्ट आंसर ए लगा देते हैं। चलो 45 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता दो। क्या पूछा जा रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग में कितनी होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति है भाई, अब बता दो, अगर फोकस दूरी पूछे तो 2 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे 25 सेंटीमीटर लगा देना। अगर दूर बिंदु पूछे ना भाई, अनंत लगा के चले आना ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें कहीं भी गलत होने वाला बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है किससे। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब वो अवतल दर्पण हो जाएगा ना सर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है। आसमान का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है, जी सर पड़ता है, इसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल है, कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है। कांच के लिए क्रांतिक कोण 42 डिग्री लगभग में होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 48 का। ओके चलो 49 नंबर सवाल का जवाब बताओगे क्या। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए अगर बच्चों बात हो तो वो हमारा FO इज ग्रेटर देन FE होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, 50 नंबर सवाल बता दो, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता हुआ लेंस कौन सा होता है। देखो अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस का यूज होता है, दूर दृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस, जो कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये अबिंदुकता को दूर करता है बेलनाकार लेंस, और जरा दृष्टि दोष को दूर करता है बायोफोकल लेंस, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। पार्थिव दूरदर्शी के द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो हमारा काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक कितना होता है। तरंग लंबाई अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। अगर ये बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। घटेगा क्या बच्चा पार्टी, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर सवाल है आपके सामने, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर 2n+1 × λ/2 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब सारे बच्चे लगा दो, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है। आप बताओगे बच्चा पार्टी 54 नंबर सवाल का जवाब, और आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो, 55 नंबर सवाल है, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, जल्दी जल्दी से बता दो क्या होगा। म्यू बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, म्यू बराबर 10 IP, म्यू बराबर 10 IP, यही तो फॉर्मूला है सर। कौन सा होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर म्यू बराबर 10 IP, सही जवाब सी हो जाएगा। अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, यहाँ पे 10 स्क्वायर लगा भाई, इसलिए गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर सवाल है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अगर कणिका सिद्धांत की बात करें बच्चों, कणिका सिद्धांत दिया गया न्यूटन साहब के द्वारा, कणिका सिद्धांत न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया। द्वितीयक तरंगिका पूछता तो हाइगेंस लगाते, द्रव्य तरंग सिद्धांत पूछता तो डी ब्रोगली लगा देते, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं,
57 नंबर सवाल है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए बीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा है सर, बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हमारा डी लेमडा बटा में, डी ये वाला डी होता है, ये फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए भी बोला जाता है, 5 नंबर में एकदम आता है बच्चों, इसलिए इसको जरूर बना लेना आप लोग। और जितने बच्चे पीडीएफ ले चुके हो तो उसमें ये सारा क्वेश्चन दिया गया, आप अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना, जरूर करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हम बता दिए बीटा बराबर डी लेमडा बाय डी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी, अगला नंबर सवाल पूछा जा रहा है क्या 58 नंबर सवाल है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होता है? न्यूटन के अनुसार पूछा गया बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी से बता दो। 58 नंबर सवाल आपके सामने है, क्या लगाओगे? वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है या फिर वायु की अपेक्षा जल में कम होता है, वायु तथा जल दोनों में समान होता है, जल की अपेक्षा निर्वात में अधिक होता है, क्या होता है? जल्दी से बता दो फटाफट से। बहुत अच्छे, ये वायु की अपेक्षा जल में अधिक होना चाहिए लगा हुआ है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु की अपेक्षा जल में कम होता है, क्योंकि वहां पे लगा हुआ था होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो। 59 का करेक्ट आंसर वो हमारा ध्रुवन होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल जवाब बता दो। 60 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? प्रकाश विद्युत सेल जो होता है बच्चों, प्रकाश विद्युत सेल जो होता है ये प्रकाश को विद्युत में बदलने का एक साधन है, और ये हमारा 3 प्रकार का होता है, प्रकाश उत्सर्जक सेल होता है, प्रकाश चालकीय सेल होता है, प्रकाश वोल्टीय सेल होता है। कितना हुआ तो कौन सा होगा? प्रकाश को विद्युत में बदलता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 61 नंबर सवाल पूछा जा रहा है क्या डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कौन सा होता है? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए फॉर्मूला पूछा गया आप लोगों से, और आपका आंसर कौन सा आएगा? जल्दी से बता दो। लेमडा बराबर एच बटा एम भी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए जो सही होता है वो अर्ध आयु बराबर 0.6931 इंटू औसत आयु होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बताओ बच्चों। क्लास को जितने बच्चे भूल गए हो लाइक करने के लिए जल्दी जल्दी से कर लेना क्लास को लाइक बच्चों। देखो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो आधारित होता है वो होता है केवल नाभिकीय संलयन पर। किस पर बच्चों? नाभिकीय संलयन पर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो, कैथोड किरण क्या होती है? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरण क्या है बच्चों? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बताओगे क्या? 65 नंबर सवाल है, गामा किरणों में उच्च वेधन शक्ति का कारण क्या होता है? गामा किरणों में उच्च वेधन शक्ति का कारण जल्दी जल्दी से बताओ बच्चों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से 65 का करेक्ट आंसर लगा दो। वो हमारा कम तरंग दैर्ध्य होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 65 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता दो। 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? संबंध सही पूछा गया आप लोगों से, जल्दी से बता दो। यहाँ देखो मेन बात तो यहाँ 15 सारा में दिया गया है, निकालने में आसानी होगा, पहले हम लोग 15 का निकाल के देख लेते, कहीं ये वाला सही हो जाएगा। चलो 15 का अगर निकालते हैं तो 2 से भागा लगाते चलना, 7 दूना के 14, एक शेष बचा, इधर लिख लो, फिर 2 से लगाओ, 3 दूना के 6, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और शेष 1 बचा, यानी कि 4 को 1 देख लो। ये वाला किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये अगर 12 का निकालेंगे कहीं अगर ये भी पूरा हो जाए तो चलो भाई, अगर आपका कंफ्यूजन हो तो दूर कर देते। 12 का अगर निकालना हो तो 2 से लगाते चलो ना, 2 छा के 12 होता है, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 तिया के 6, 0 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और शेष 1, यानी कि 1100 है, 1100। यानी कि बच्चों देखो निम्नलिखित में कौन सा सही है ये पूछा गया था ना, तो देख लो ये हमारा ये भी करेक्ट आंसर हो रहा है क्या? 1100 बच्चों, करेक्ट आंसर ये भी हमारा हो रहा है। अब बता दो 66 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाए हो आप लोग? बहुत अच्छे, ये हमारा डी वाला ऑप्शन भी सही होगा, क्योंकि 12 का निकालने से देख रहे हो 6 दूना के 12, शेष कौन सा? 0 बचा, फिर 2 से देखो 3 दूना के 6 हुआ, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगाते हो, 2 एकम 2 और शेष जो 1 बचा वो यहाँ पे, यानी कि नीचे से ऊपर लिखना होता है 1100 ये वाला भी सही है। उसके बाद यह हमारा ये भी सही है। निकालने के लिए सीख जाओगे ना भाई, एकदम एकदम कहीं भी गलत नहीं होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है आपके सामने, देखो जेड परमाणु
क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समानुपाती होती है किसके समानुपाती है? भाई आपको पता है कि किसके समानुपाती है? जेड स्क्वायर के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 का बी लगा रहे सारे बच्चे, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताओगे क्या? 68 नंबर सवाल है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन कौन सी है? कुल आवेश होता है, रैखिक संवेग होता है, कोणीय संवेग, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 69 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने। बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, ये बताओ। आप लोग फॉर्मूला जानते हो कि नहीं? भाई ई एन बराबर क्या होगा, जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो। बहुत अच्छे बच्चों, ई एन बराबर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो होता है हमारा 13.6, यानी कि 13.6 होता है। और ये हमारा गुना में जेड स्क्वायर, तो हमें ये जेड स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो, जेड स्क्वायर होता है। और बटा में क्या होता है बच्चा पार्टी? ये हमारा एन स्क्वायर के बराबर होता है। अगर यहाँ से हम निकालते हैं, ये हमारा क्या निकलेगा? दोनों को करते तो ये हमारा 2 दूना का 4 हो जाएगा। एन स्क्वायर ऐसे 2 मानना पड़ेगा ना भाई, तो यहाँ से करते हो तो ये हमारा कौन सा निकलेगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 13.6 दिया गया है, ये हमारा दिया गया बच्चों। और यहाँ के 2 दूना के 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर 4 करते हो तो कौन सा होता है? 34। अगर चौके करते हैं तो यहाँ से काटते हैं तो ये हमारा 3.4 आता है, जो कि हमारा माइनस में होता है। फॉर्मूला में भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, याद रखोगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक क्या होता है? किसी भी अर्धचालक का तापमान गुणांक जो होता है बच्चों, वो सबको पता है सर क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। भाई अगर कमेंट करते हो ना, बहुत मजा आता है। सारे बच्चे कमेंट करिएगा, और कौन सा सब्जेक्ट है ये भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और